गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू धनंजय आईएएस एकेडमी। आज है 6 तारीख, तो स्टार्ट करते हैं कल से लेकर अभी तक के जितनी भी करंट में डेवलपमेंट्स हुए हैं उनके एनालिसिस, डिस्कशन और रिवीजन के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत न्यूज में है। क्यों न्यूज में है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे कोई भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स जो ब्राइब लेते हैं वोट देने के लिए या फिर कुछ बोलने के लिए हाउस में, वो प्रोसिक्यूशन के अंडर में आएंगे, उनके ऊपर कोर्ट की प्रोसीडिंग चलेंगी। ठीक है, चलो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ब्राइब वर्ड आ रहा है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली करप्शन तो सही बात नहीं है। अगर करप्ट कर रहे हैं, करप्ट प्रैक्टिस में इंडल्ज है, तो आपके ऊपर वैसे भी प्रोसीडिंग चलनी है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है और एमएलए है उनको मिला हुआ है प्रिविलेज कि वो कुछ भी वोट दे सकते हैं और बोल सकते हैं हाउस में, और उनके ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। तो ये जो पावर है उनके पास, ये जो प्रिविलेज है, वो कौन से आर्टिकल के अंडर में मिली है उनको? ये आपका क्वेश्चन है, बताइए। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सदस्य जो है अगर किसी को वोट देते हैं या बोलते हैं तो उनके ऊपर कोई भी अदालत की कार्यवाही नहीं की जाएगी? किस आर्टिकल में कहा गया है ये बात, बताइए। ये जो सारे आर्टिकल्स मेंशन्ड है हमने पढ़ रखा है और सारे के सारे हॉट टॉपिक थे, बहुत ही चर्चा का विषय था। 130 किसके रिगार्डिंग था? रीजनल बेंच के रिगार्डिंग था, बात चल रही थी। क्या है आर्टिकल 130 में? आर्टिकल 130 कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच है वो या तो दिल्ली में होगा या फिर कोई ऐसी जगह जहां पे सीजीआई चाहे, ऑन द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 130, चलो ठीक है। आर्टिकल 180, अभी कुछ टाइम पहले ही राज्यसभा का इलेक्शन को लेके हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। हिमाचल प्रदेश में क्रॉस वोटिंग आई थी, जाना था कि आर्टिकल 180 किसके रिगार्डिंग है? जी हाँ, राज्यसभा के रिगार्डिंग है। आर्टिकल 80, आर्टिकल 142 बहुत इंपॉर्टेंट, मेयर चंडीगढ़ इलेक्शन, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने 8 जो इनवैलिड वोट्स थे उनको वैलिड करार दे दिया। कहां से आई ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास? आर्टिकल 142 के पास से आई। तो आर्टिकल 142 क्या कहता है? आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो जस्टिस दे ऑन एनी केस पेंडिंग बिफोर देम। तो आर्टिकल 142 भी डिस्कस कर रखा था। किसके लिए था? मेयर चंडीगढ़ इलेक्शन टाइम में यूज किया था। तो क्या बचा? जी हाँ, आर्टिकल 105 क्लॉज 2। ये जो आर्टिकल है ये प्रिविलेज के बारे में बात करता है और कहता है कि किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग नहीं चलाई जाएगी ऑन द बेसिस वो क्या वोट दे रहे हैं या फिर क्या कह रहे हैं। तो ये टेक्निकल बात थी जो हमने जाना। क्यों जाना? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो इम्यूनिटी मिला हुआ था, जो प्रिविलेज मिला हुआ था, उनको बंद किया। क्यों बात निकल के आई है ये सामने में? तो 1998 का एक केस था झारखंड मुक्ति मोर्चा का। उसमें क्या हुआ था कि जो इनके मेंबर्स थे इन्होंने घूस लिया था और 1993 में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ था पीवी नरसिम्हा राव के ऊपर, और इनके पार्टी के लोगों ने, लगभग 10 मेंबर्स थे, उन लोगों ने पैसे लिए वोट करने के लिए। इनके ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था उसके अगेंस्ट। तो उस टाइम में जब ये बात हुई थी, वीडियो भी निकल के आया था, बिल्कुल प्रूवन फैक्ट था कि जी हाँ इन्होंने करप्शन लिया है, ब्राइवरी किया है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किया नहीं। 3:2 की जजमेंट से उस टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया कि नहीं, आप इनका कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनको ब्लैंकेट ऑफ इम्यूनिटी मिला हुआ है अंडर आर्टिकल 105। तो तब से लेकर अभी तक जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है वो घूस लेके, बिना लेके आराम से कुछ भी बोल रहे हैं, वोट दे रहे हैं, उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जाएगी। ओके, तो ये जो आया था वर्डिक्ट 1998 में, इसको अब खत्म कर दिया है। इस बार 7 जजेस की बेंच बनी थी और उन्होंने ये जो वर्डिक्ट मिली थी 1998 की, उसको खत्म करते हुए कहा कि नहीं, अगर ब्राइबरी ले रहे हैं तो वो कोर्ट के प्रोसीडिंग्स के अंडर में आएंगी। ओके, तो ये बात है, अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है। प्रोसीडिंग्स वगैरह अगर हो रहे हैं करप्शन बेसिस, मतलब प्रोसीडिंग बिल्कुल होना चाहिए। अगर वो ब्राइब कर रहे हैं, करप्शन के अंडर में है, तो बिल्कुल होना चाहिए। तो यही जो बात मैंने कही सारा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, बिल्कुल। तो अब मान लो कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कोर्ट की प्रोसीडिंग होगी अगर आप गिल्टी पाए जाते हो ब्राइबरी में, तो इससे फायदा क्या होगा? बिल्कुल फायदा होगा। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था राज्यसभा इलेक्शन को लेके हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ था। कांग्रेस के कुछ 6 मेंबर्स ने वोट दे दिया किसके अगेंस्ट? कांग्रेस के अगेंस्ट, और बीजेपी में वोट दे दिया। तो ऐसी तो वोट नहीं दिया होगा उन लोगों ने, हो सकता है उनकी कुछ अपनी मजबूरी रही होगी या फिर उनकी आइडियोलॉजी में चेंज आ गया होगा, या फिर ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने ब्राइबरी लिया होगा, बिल्कुल हो सकता है। तो उस टाइम में
जैसे मैंने बोला कि राज्यसभा का जो भी इलेक्शन प्रोसीडिंग होता है वो डिफेक्शन के अंडर में नहीं आता है, तो उनका वैसे भी डिफेक्शन के साथ कुछ नहीं हो पाता। वो तो उन्होंने बजट के सेशन में वोट नहीं दिया था, वो एब्सेंट थे, इसी बेसिस पे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अगर वो वोट दे दिए होते तो तब तो कांग्रेस उनका कुछ नहीं कर पाती। बट अब से अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस तरह के काम करता है तो जो पार्टी है वो जा सकती है कोर्ट के पास कि इनके अगेंस्ट आप प्लीज प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कीजिए। तो क्या ये कर रहा है, ये इस तरह का जो वर्डिक्ट है इससे क्या फायदा होगा? बिल्कुल सैंक्टिटी मेंटेन करेगा पार्लियामेंट की। हो गया। चलो अब आते हैं वापस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के लिए जो हमारे एग्जाम से इंपॉर्टेंट होगा। आर्टिकल 194 जो है वो स्टेट के जो मेंबर्स हैं उनको प्रिविलेज प्रोवाइड कराता है, और आर्टिकल 105 जो लोकसभा है उन लोगों के मेंबर्स को प्रिविलेज देता है। ठीक है, क्यों मिलता है प्रिविलेज? बिल्कुल ताकि वो डिग्निटी और ऑनर के साथ अपना काम कर सके बिना किसी हिंड्रेंस के साथ। तो सारे पार्टीज ने जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई है उसको कहा है कि बहुत बढ़िया आपने किया है, बहुत अच्छी वर्डिक्ट है, इससे हमारा जो प्रोसीडिंग्स वगैरह है बहुत अच्छे से कंडक्ट होगा, मोरल रहेगा, एथिकल रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी फैक्चुअल है बट बहुत सारी बातें इससे भी निकल के आएंगी, कुछ कुछ जगह हम इसको लिंक करेंगे, इंपॉर्टेंट होगा। बताइए किस स्टेट ने ये इंट्रोड्यूस किया है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना? इसमें लड़कियों को जो 18 साल से ऊपर है उनको 1000 रुपये मिलेगा मंथली, ऐसे ही नहीं मंथली मिलेगा, बट कुछ कंडीशन अप्लाइड है। अब गवर्नमेंट जॉब में ना हो या फिर ये सब आपका कंडीशन अप्लाइड है, बट आप 18 साल से ऊपर होने चाहिए। आप अगर गवर्नमेंट जॉब में हो या फिर आपको इससे पहले कोई गवर्नमेंट की स्कीम्स का फायदा मिल रहा है या आपको पेंशन मिल रहा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, बाकी मिलेगा 1000 18 साल के ऊपर की लड़कियों के लिए। किस स्टेट ने कहा है, किस स्टेट ने इस तरह का योजना स्टार्ट किया है? उनकी बजट आई थी अभी हाल में, उसी में ये बात निकल के आई थी। ये क्या है? दिल्ली की सरकार ने। किसने किया है? दिल्ली की सरकार ने। तो इस स्कीम के अंतर्गत 18 साल से ऊपर की लड़कियों को 1000 रुपये मिलेगा, मंथली असिस्टेंस मिलेगा, है ना। चलो वापस आते हैं, सेम इसी तरह का जो स्कीम्स है बहुत सारे स्टेट्स ने लाया है। चलो स्टार्ट करते हैं। कर्नाटक ने क्या लाया था? युवा निधि स्कीम। इसमें क्या कहा था कर्नाटक की गवर्नमेंट ने कि हम 3000 रुपये देंगे किनको? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ को। किसमें? युवा निधि स्कीम किसने लाया था? कर्नाटक में लाया था। चलो ठीक है। उड़ीसा की सरकार ने लाया था ये वाली स्कीम, क्या नाम था? स्वयं स्कीम। क्या कहा था स्वयं स्कीम में? 18 से 35 के जो बेरोजगार युवक है उनको पैसे देंगे, 1 लाख रुपए देंगे एंटरप्रेन्योरशिप स्किल को इनहेंस करने के लिए। किसने कहा था? उड़ीसा की सरकार ने। क्या नाम था स्कीम का? स्वयं का स्कीम। चलो ठीक है। हरियाणा की गवर्नमेंट ने एक वुमेन स्पेसिफिक स्कीम लाया था, सवेरा स्कीम, जहां पे अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट किया जाएगा। किस स्कीम के अंतर्गत? सवेरा, जो है हरियाणा का। चलो ठीक है। तो चलो हरियाणा तो बहुत अच्छी स्कीम है, कैंसर्स वगैरह के लिए काम कर रहे हैं, वेलफेयर है, चलो ठीक है। बट जब मैं बात करती हूँ महिला सम्मान योजना, युवा निधि स्कीम या फिर स्वयं स्कीम पे, यहाँ पे क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। कैसे पैसा मिल रहा है? तो उड़ीसा की भी हटा दो, ये वेलफेयर स्कीम है। बट कर्नाटक, आपको पैसे मिल रहा है सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप अनएम्प्लॉयड हो, एजुकेटेड हो। चलो आजकल सब सारे एजुकेटेड रहते हैं, अनएम्प्लॉयड हो, मतलब यूनिफॉर्मली मिल रहा है आपको। यहाँ पे भी एक जेंडर स्पेसिफिक को बिना कुछ काम किए पैसे मिल रहे हैं। तो जब इस स्कीम की, जिस तरह की स्कीम की बात आती है, तो आपके दिमाग में कुछ टर्म आता होगा, बिल्कुल आता होगा। या तो आपके दिमाग में आता होगा कि वेलफेयर स्कीम है, या फिर रेवारी स्कीम है, या फिर कहीं ना कहीं ये लिंक कर रहा है यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये किस तरह की स्कीम है, क्या ये वेलफेयर स्कीम है, क्या ये फ्रीबीज है, या क्या ये यूनिवर्सल बेसिक कवरेज को कवर कर रहा है? तो बिल्कुल कवर करेंगे। हाल अभी इलेक्शन आ रहा है, इस तरह की स्कीम्स बहुत आएंगी और हाई चांसेस है कि आपके एग्जाम में रेवारी स्कीम को लेके पूछ लिया जाए। तो समझते हैं पहले क्या फ़र्क होता है फ्रीबीज में और वेलफेयर स्कीम्स में। फ्रीबीज क्या होता है? आपने कोई काम नहीं किया, आपको फ्री में मिल गया। क्या मिल गया फ्री में? बाइसिकल मिल गई, इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, लैपटॉप, टीवी, ये सब जो हो गया वो क्या हो गया? फ्रीबीज हो गया। ये कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाता है कि वोटर्स को ब्राइब किया जा रहा है कि ठीक है आप हमको वोट दीजिएगा, हमारी सरकार आएगी तो हम आपको मुफ्त में ये सारी चीज़ें देंगे बिना किसी चार्ज के, है ना। चलो ठीक है, ये हो गया फ्रीबीज, रेवारी कल्चर। अब आता है वेलफेयर स्कीम पे। क्या होता है वेलफेयर स्कीम? ये
कहीं ना कहीं जो ऑब्लिगेशन है डीपीएसपी का उसको फुलफिल कर रहा है और टारगेट पॉपुलेशन को टारगेट करता है, इंप्रूव करता है उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, और एक तरह से सोशल जस्टिस और इक्वालिटी को प्रमोट करने का जरिया है क्या, वेलफेयर स्कीम, जैसे कि मनरेगा हो गया, पीडीएस सिस्टम हो गया, तो ये हो गया वेलफेयर स्कीम, ये हो गया फ्रीबीज स्कीम। चलो ठीक है। तो जब आपसे पूछा जाए कि जो महिला वाला स्कीम था वो कौन सा था, फ्रीबीज था या फिर वेलफेयर था, तो यहाँ पे सोशल जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं किसको, जेंडर को, बिल्कुल। इक्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं वो वेलफेयर स्कीम था, बिल्कुल था। तो हमें डिस्टिंक्टली यह समझ में रखना है कि रेवारी क्या होता है और वेलफेयर क्या होता है। चलो, फिर मैंने बोला यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में। क्या होता है, यूनिफॉर्मली सबको पैसे देंगे इन रिगार्डिंग कि आप क्या हो, आपकी क्या अर्निंग है, आप अमीर हो या गरीब हो, ये है यूनिवर्सल बेसिक कवरेज। अभी इंडिया में हम इतना डेवलप हुए नहीं है कि इस तरह की स्कीमें आए, अभी हम फ्रीबीज पे ही काम चला रहे हैं और वही हो रहा है। चलो, पर अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोज और कॉन्स लिखो इन तरह की जो चीज़ें हैं, जैसे कि वेलफेयर स्कीम हो गया या फिर यूबीआई हो गया या फिर रेवारी स्कीम हो गया, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सब सारे के जो प्रोज है, सारे के जो मेरिट्स है सेम होंगे और सारे के डिमेरिट्स कहीं ना कहीं सेम डिफरेंट होंगे? कैसे? जैसे मान लो रेवारी स्कीम है, आप फ्री में दे रहे हो, फ्री में अगर कुछ भी कर रहे हो, वेलफेयर स्कीम में भी आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, लेकिन वेलफेयर स्कीम में कुछ तो काम भी दिए जा रहे हैं, आपको मनरेगा में काम करना पड़ जा रहा है। चलो रेवारी वेलफेयर हटाते हैं, रेवारी स्कीम हो गई और आपका यूबीआई आ गया, आपको फ्री में मिल रहा है सब कुछ, तो क्या इसका फायदा होगा? बिल्कुल। पॉवर्टी हटेगी, बिल्कुल हटेगी, फायदा हो गया, पॉवर्टी हट जाएगी, आपको पैसा मिल रहा है। बात कर रहे थे कि हम महिला को 1000 रुपये पर मंथ का देंगे, तो वो डिपेंडेंसी जो उनके पेरेंट्स को लेके है वो हटेगा, बिल्कुल हटेगा। कहीं ना कहीं वो बिल्कुल उनके ऊपर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी, वो घर से बाहर निकलेंगे क्योंकि उनके पास पैसे हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये सब सारे उनके प्रोज हो गए, है ना, बिल्कुल हो गए। अब हम जानते हैं कि इसका घाटा क्या होगा, इसका अगेंस्ट इस डिमेरिट क्या होगा। पैसे दे रहे हैं, युवा निधि स्कीम में सरकार 3000 रुपये देगी, सरकार के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा सरकार के ऊपर, बिल्कुल बढ़ेगा। डेब्ट टू जीडीपी रेशियो बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। और इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा यार, सबके पास पैसे हैं तो कैसे नहीं इन्फ्लेशन बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो मेरिट और डिमेरिट लगभग सेम होता है सारे का, चाहे वो वेलफेयर हो या फ्रीबीज हो या फिर यूबीआई हो। और अगर आप इस तरह की स्कीम्स का एग्जाम्पल वहाँ पे दे देते हो ना, तो बहुत बढ़िया लगेगा आपको, एग्जामिनर को भी, और मार्क्स भी आपके बड़े बढ़िया आएंगे। तो ये है इनके अगेंस्ट के और ये है इनके फेवर्स के, बिल्कुल। और क्या फायदा और क्या डिमेरिट हो सकता है इस तरह की स्कीम को, सोच के बताइएगा। अगर आपको पर मंथ 1000 रुपये सरकार देने लगेगी तो कहीं ना कहीं आप लेजी हो जाओगे। जब इससे पहले मैंने युवा निधि स्कीम पढ़ाया था तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था और एग्जाम्पल लिया था 12th फेल की जो मूवी आई थी उसका, जिसमें अगर जो प्रोटैगनिस्ट था उनको पैसे मिलते पर मंथ, अगर युवा निधि स्कीम के अंडर उनको पर मंथ पैसा मिलता है 3000 रुपये, तो उन्हें आटा चक्की के ऊपर काम नहीं करना पड़ता, उनके 4 अटेम्प्ट नहीं जाते, बिल्कुल नहीं जाते। बट उनके विपरीत अगर कोई लड़का जो बिल्कुल पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो ऐसे ही दिल्ली में रह रहा है, उनको 3000 रुपये दे रहा है, तो वो तो ऐसे ही मजे मस्ती करेगा, वो तो और लेजी हो जाएगा। तो हर एक स्कीम्स के, हर एक पॉलिसी के अपने फायदे होते हैं, अपने नुकसान होते हैं। बीइंग अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट आपको दोनों ही समझना है और एक वे फॉरवर्ड भी निकालना है। ओके, चलो, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इलेक्शन का टाइम है, बहुत सारी स्कीम्स इस तरह की आएंगी, सारे कवर करेंगे हम। आया है नया प्लेटफॉर्म, क्या नाम है? चक्षु। फोन आता होगा आपको अचानक से, कहते होंगे कि अरे आपका जो पासबुक है वो हमारे पास है और आपका एटीएम जो है एक्सपायर होने वाला है, आप जल्दी से अपना अकाउंट नंबर बताइए और पिन जा रहा है आपके मोबाइल पे, वो बताइए। तो इस तरह की अगर आपको कॉल आते हैं ना, तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो किसने इंट्रोड्यूस किया है बताइए? बहुत बढ़िया है, बहुत ज्यादा फोन आते हैं, फ्रॉड्स के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये जो स्पैम कॉल्स होते हैं, धोखाधड़ी वाले कॉल्स होते हैं, इसको रिपोर्ट करने के लिए किसने, चक्षु का मतलब आंख होता है, ये जो नया प्लेटफॉर्म है इंट्रोड्यूस किया है, बताइए। नाम से ही समझ में आ जाएगा। जी हाँ, जब फोन की बात कर रहे हैं तो दूरसंचार डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन होगा, बिल्कुल सोचने वाली बात ही नहीं थी। दूरसंचार विभाग, इन्होंने चक्षु प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, ठीक है। क्या किया है? चक्षु प्लेटफॉर्म। ये जितने भी आपको कॉल्स आते हैं, फ्रॉडलेंट कम्युनिकेशन रिलेटेड टू बैंक अकाउंट्स, पेमेंट, सिम कार्ड, इन तरह के जितने भी कॉल्स आते हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, वहाँ अगर आपको आ रहे हैं तो आप जाके
इस पोर्टल पे रिपोर्ट कर सकते हैं। ये जो इनिशिएटिव है संचार साथी इनिशिएटिव के अंडर में लिया गया है। चलो ठीक है, ये है हमारे अश्विनी वैष्णव जी। वापस आते हैं, रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। ग्रो किसका था? नीति आयोग का। क्या कर रहे थे? ग्रीनिंग इनहैंस कर रहे थे वेस्टलैंड पे थ्रू एग्रो फॉरेस्ट्री। चलो ठीक है। WHO ने भी कुछ लाया था, जी हाँ, वर्ल्ड इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। G20 की प्रेसिडेंसी जब इंडिया ने की थी तब कहा था, तो WHO ने लॉन्च किया। चलो ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने क्या किया था? घर पोर्टल, गो होम एंड रिपार्टाइट, जो जुडिशियल कस्टडी में बच्चे हैं उनका रिपार्टाइट करेंगे, रिलोकेट करेंगे, उनको उनकी ओरिजिनल जगह पे पहुंचाएंगे। कौन से पोर्टल के थ्रू? घर पोर्टल, गो होम एंड रिपार्टाइट। किसने लाया? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही फैक्चुअल है। वर्ल्ड का फर्स्ट ओके, वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री जिसने इंश्राइन किया है अबॉर्शन राइट इन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में उनको लिख दिया गया है कि राइट टू अबॉर्शन उनका अधिकार है, ठीक है। गर्भपात का अधिकार को सुनिश्चित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। बहुत बड़ी बात है। इस तरह के राइट्स जल्दी कोई भी कंट्री नहीं देगा, कोई वेस्टर्न कंट्री ही होगा जो बहुत ही प्रोग्रेसिव हो और ये बात समझता हो कि इट्स देयर बॉडी एंड इट्स देयर चॉइस। तो कौन हो सकता है बताइए? कुछ कंट्रीज को तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। यूएई हालांकि डेवलप्ड है, बहुत ही काफ़ी प्रोग्रेसिव हो रखा है, बट अभी भी कहीं ना कहीं इस्लामिक कल्चर से बिलोंग कर रहा है, तो वो तो नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। इंडिया भी नहीं करने वाले, तो यूएई नहीं होगा। चलो ठीक है। मॉरिशस भी नहीं हो सकता है, इतना डेवलप अभी है नहीं। बेल्जियम और फ्रांस में हम अटकेंगे, तो फ्रांस जो है विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने अबॉर्शन का राइट को कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइन किया है। किसने किया है? फ्रांस ने किया है। चलो ठीक है। अब आते हैं यूएई को लेके हमने क्या डेवलपमेंट्स पढ़े थे? अभी हाल ही में 13th WTO की मिनिस्ट्रल मीटिंग वहाँ पे हुई थी, बिल्कुल हुई थी, और एक फंड विकसित किया गया था, वुमेन एक्सपोर्टर्स इन डिजिटल इकोनॉमी, और यूएई ने यहाँ पे $500 का इनिशियल डोनेशन भी दिया था इस फंड को। कहाँ हुआ था? WTO की 13th मिनिस्ट्रियल मीटिंग में। कहाँ हुआ था? यूएई के अबू धाबी में। चलो ठीक है। बेल्जियम को लेके कुछ दिन पहले हमने कुछ पढ़ा था, जी हाँ, इकोसाइड के बारे में जाना था कि बेल्जियम ने इकोसाइड को नेशनल और इंटरनेशनल क्राइम घोषित कर दिया है। किसने? बेल्जियम में। और मॉरिशस को लेके हमने कुछ दिन पढ़ा था कि हमारे मोदी साहब ने और पवित्र जगन्नाथ ने एयर स्ट्रिप इनॉग्रेट किया है मॉरिशस के लेगा आइलैंड पे। बिल्कुल आराम से याद रहेगा। फ्रांस ने राइट टू अबॉर्शन को इंश्राइन किया कॉन्स्टिट्यूशन में। मॉरिशस के अगलेगा आइलैंड पे एयर स्ट्रिप हुआ है इनॉग्रेट, हमारे मोदी साहब ने किया था। बेल्जियम इकोसाइड क्रिमिनलाइज किया, और यूएई पे हुआ था 13th WTO का मिनिस्ट्रियल मीटिंग, जहां पे फंड क्रिएट हुआ था, नाम था वुमेन एक्सपोर्टर इन डिजिटल इकोनॉमी। यूएई ने सबसे पहला डोनेशन दिया वहां पे। चलो ठीक है, बिल्कुल बहुत आराम से हमने क्लियर कर लिया, सब कुछ रिविजन भी कर लिया। फ्रेंच के लॉ मॉकर ने अप्रूव किया है बिल को, बिल्कुल। वहां के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? पैलेस ऑफ वर्साइलेस। फिर से जीआई टैग मिला है, कल भी पढ़ा था हमने, जी हाँ, उड़ीसा के ही क्या, कटक का रूपा तर्कशर और बंगला मसलिन क्लोथ। आज मिला है नरसपुर का क्रोशेट लेस, नरसापुर का क्रोशेट लेस, इसको जीआई टैग मिला है। इसका ओरिजिन कहाँ से है बताइए? आंध्र प्रदेश से है। कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से है। तो जीआई टैग मिला है। जीआई टैग मिलने से क्रूस बिना की काम है, तो जो लाइवलीहुड है वो आर्टिशियंस का कहीं ना कहीं बूस्ट होगा, इनहैंस होगा। तो कहाँ मिला है? किसका है? आंध्र प्रदेश का, गोदावरी रीजन का है ये, नरसापुर फेम्ड क्रोशेट लेस। ओके, चलो वापस चलते हैं, रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से हम। उड़ीसा को लेके हमने कल पढ़ा था, पढ़ लिया अभी। वेस्ट बंगाल को भी लेके हमने कुछ दिन पहले डील किया था, बहुत पहले इनको जीआई टैग मिल चुका है, बट अभी इनका न्यूज़ में बहुत प्यारा सा फोटो आया था, हमने डील किया था, जाना था। पुरुलिया छाऊ फॉक डांस है, कहाँ का? वेस्ट बंगाल का है। क्या होता है? बिना गाने का डांस होता है, म्यूजिक पे, महाभारत की थीम बेस्ड होता है, स्टोरीज सुनाई जाती है महाभारत की और रामायण की। चलो ठीक है। तमिलनाडु को लेके हमने पढ़ा था, कोत्रवई स्कल्पचर मिला है, कहाँ? पल्लवा डायनेस्टी का, कहाँ? तमिलनाडु में मिला। और आंध्र प्रदेश का नरसापुर का क्रोशेट लेस जीआई टैग मिला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पहला कमर्शियल स्केल का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो स्टेनलेस स्टील के सेक्टर में काम करेगा, वो कहाँ स्टार्ट हुआ है? जिंदल स्टेनलेस
लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वहाँ पे ये स्टार्ट हुई है कमर्शियल स्केल्स पे। हाइड्रोजन प्लांट लगा है स्टेनलेस स्टील के सेक्टर्स के लिए। कहाँ पे है ये? भारत का स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में पहला व्यावसायिक पैमाने पे हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड की विनिम्र इकाई में किया गया है, जो स्थित है, कहाँ है ये? जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस स्टेट में है जहाँ पे कमर्शियल स्केल पे हाइड्रोजन प्लांट को बनाया गया है? बताओ। बहुत सारे हाइड्रोजन से रिलेटेड काम आ रहे हैं, रोज रिवीजन करेंगे ताकि एग्जाम आते आते ऐसा ना हो जाए कि कंफ्यूज हो जाए, नहीं तो फिर लगेगा अरे यार ये भी हाइड्रोजन वो भी हाइड्रोजन, डिफरेंस क्या है? बिल्कुल, अगर रोज रोज थोड़ा थोड़ा स्टेप चलेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत आराम से डील कर लेंगे। तो ये जो हुआ है कमर्शियल स्केल पे, याद रखना कमर्शियल स्केल पे, नॉर्मल कमर्शियल स्केल पे स्टेनलेस स्टील के सेक्टर में हाइड्रोजन प्लांट सेटअप हुआ है। कहाँ? हरियाणा में। हरियाणा में ये यूनिट है जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वह कहाँ है? हरियाणा में है, वहाँ पे स्टार्ट हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल आराम से समझ में आया होगा। इनॉग्रेट किया था सिंधिया साहब ने फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट स्टेनलेस स्टील सेक्टर के लिए, बिल्कुल याद हो जाएगा। बार बार बोला है मैंने, ऐसे ही नहीं बोला है। जो क्लास रेगुलर देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं बोर होने लगेंगे एक टाइम के बाद कि यार एक ही बात को कितना बार रिवीजन करती है। पर बात मानो मेरी, एग्जाम में जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे, मेरी ही आवाज़ कानों में गूंजेगी, दिमाग में आएगा कि अरे नहीं नहीं वो बार बार बोलती थी। तो चलो क्वेश्चन तो सही हो गया, इनफैक्ट क्वेश्चन पढ़ोगे आंसर देखने से पहले ही याद आ जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होगे, बिल्कुल याद रहेगा। बार बार सुनना है। मैंने कभी नहीं बोला है कि आप नोट्स बनाओ, मैंने कभी नहीं बोला है कि आप पेन कॉपी लेके बैठो, कंसंट्रेशन इधर उधर ना हो, इसीलिए पेन कॉपी लेके बैठ सकते हो, बट बस सुनो, रिवीजन वगैरह सब कुछ हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। बस एक काम करना है, न्यूज़पेपर डेली का पढ़ना है, क्योंकि आप देखते होगे न्यूज़पेपर से ही कवर्ड सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो न्यूज़पेपर पर क्या होगे, एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन रहता है, आराम से डील कर लोगे, है ना, बिल्कुल कर लोगे। तो चलो वापस से आते हैं, रिवीजन करते हैं जल्दी से। केरला में भी हाइड्रोजन से रिलेटेड कुछ हमने पढ़ा था, बिल्कुल बोट फेरी स्टार्ट हुई थी। इंडिजिनियसली डेवलप्ड हाइड्रोजन का कहाँ? केरला के कोची डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, हमारे मोदी साहब ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया था। तमिलनाडु सेकेंड स्पेस पोर्ट, बहुत अच्छे से जाना था, चलो ठीक है। बिहार में भी हमने कुछ पढ़ा है, अरे यार मोदी साहब आए थे ना बेगूसराय में, क्या किया था? फर्टिलाइजर्स प्लांट स्टार्ट किया था यूरिया के प्रोडक्शन के लिए, उर्वरक लिमिटेड बरौनी बिहार में, चलो ठीक है। उर्वरक और रसायन लिमिटेड, चलो ठीक है। किस मिनिस्ट्री को मिला है अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन अकाउंट्स? अकाउंटिंग में बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे से अपना बही खाता इन लोगों ने मेंटेन करके रखा है, इसीलिए इनको अवार्ड मिला है। किस मिनिस्ट्री को मिला है? यहां पे तो कुछ दिमाग नहीं लगा पाओगे, यहां या तो आर है नहीं तो पार है, कोई एलिमिनेशन की बात ही नहीं है, क्वेश्चन से भी कुछ निकाल नहीं सकते हैं, है ना। तो बताइए अकाउंटिंग में किसको मिला है, किस मिनिस्ट्री ने अकाउंटिंग में अच्छा काम किया है इसलिए उनको अवार्ड मिला है? ये मिला है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को। किसको मिला है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को मिला है ये अवार्ड। थोड़ा सा धुंधला अवार्ड आपको दिख रहा होगा, उनको मिला है तो उनको अच्छा दिख रहा होगा। तो 48 फाउंडेशन डे हुआ था इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस का, तो उसी के शुभ अवसर पे इनको मिला क्या अवार्ड? अकाउंटिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करने के लिए। किसको? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लेके कल ही हमने पढ़ा था, इनका नॉन लैप्सेबल मॉडर्नाइजेशन फंड इन्होंने कहा था कि हम बनाएंगे, बट अभी होल्ड पे रखा गया था। क्या था ये फंड? ये फंड था जो भी अनयूटिलाइज्ड पैसे हैं जो वापस से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चले जाते हैं फाइनेंशियल ईयर के एंड पे, वो वहां ना जाकर इस फंड में जाएंगे ताकि उसको वो यूज कर सके। किसका था? डिफेंस का था। चलो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस को लेके हमने दो बात जाना था, एक तो ट्रांसजेंडर वाली बात जानी थी कि इन्होंने पॉलिसी लाई है, पहली पॉलिसी होगी जहां पे हम ट्रांसजेंडर की इक्वालिटी की बात करेंगे, और दूसरी पीएम अजय के तहत इन्होंने 34th रेसिडेंशियल हॉस्टल एससीज के लिए इनॉग्रेट किए हैं। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने। और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट बहुत पहले पढ़ाया था, फिर से रिवाइज करवा देती हूँ कि इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कि आधार कार्ड जो है मनरेगा वर्कर्स का, उनको लिंक करना है उनके जॉब कार्ड से अंदर आधार कार्ड बेस्ड पेमेंट सिस्टम। चलो हो गया रिवीजन, बिल्कुल आराम से हो गया होगा। एमओयू साइन की है इंडिया ने किस कंट्री के साथ रिगार्डिंग फार्माकोपिया ऑन कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ रेगुलेशन ऑफ मेडिसिन। फार्माकोपिया क्या होता है? डिक्शनरी होती है,
कुछ वर्ड नहीं समझ में आता है तो आप खोलते हो डिक्शनरी, आपको सारे वर्ड्स का मीनिंग मिल जाता है। फार्माकोपिया दवा की मेडिसिन, दवा की डिक्शनरी है, वहाँ पे आप कोई भी दवा आपको चाहिए वो दवा आपको वहाँ मिल जाएगा लिखा हुआ। जैसे बेनाडिल आपको हर चीज़ मिल जाएगा कि इसमें इंग्रेडिएंट क्या है, बनते कैसे हैं, इफेक्ट्स क्या है, साइड इफेक्ट क्या है। कहाँ? फार्माकोपिया में। इंडिया का अपना है ये। तो किसके साथ MOU साइन किया है? इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ मेडिसिन को लेके किस कंट्री ने? बताओ। एक हिंट दे देती हूँ, ये पहला स्पेनिश कंट्री है जिसने ऐसा काम किया है। अब आपके लिए इजी होगा, स्पेनिश जब मैं बोल रही हूँ तो निकारागुआ बेटे, निकारागुआ सेंट्रल साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका बीच में आती है, स्पेनिश कंट्री है निकारागुआ। चलो ठीक है, तो निकारागुआ ने MOU साइन किया है किसके लिए? ऑन फार्माकोपिया ऑन द कॉपरेशन ऑफ द फील्ड ऑफ इन द फील्ड ऑफ रेगुलेशन ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो फर्स्ट स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री बन गई जिसने इंडियन फार्माकोपिया को क्या किया है? रिकॉग्नाइज किया है। चलो ठीक है, मैप पे देख लेते हैं कहाँ है निकारागुआ। मैंने कहा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, बीच में यहाँ पे है ना, ये है निकारागुआ, है ना। देखो दिख रहा होगा तो अच्छी बात है, फिर भी मैंने अंडरलाइन कर दिया है ताकि आपको याद रहे। सेंट्रल अमेरिका का पार्ट है निकारागुआ और इसने साइन किया है क्या? फार्माकोपिया के लिए। इंडिया की फार्माकोपिया को रिकॉग्नाइज करने वाला पहला स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री बन गया है। चलो वापस से आते हैं, डिवाइस कर लेते हैं। इथियोपिया में हमने क्या पढ़ा था? अरे मीटिंग हुई थी, अफ्रीकन समिट हुआ था। बिल्कुल, क्या बातें निकल के आई थी सामने में? 2 बातें हमने जाना था। एक जाना था अफ्रीकन क्लब बना है, क्या करेंगे? डेवलपमेंट रिलेटेड जितने भी पैसे वाले काम है वो हैंडल करेगा अफ्रीका समिट का कौन? अफ्रीकन क्लब। और दूसरी बात जाना था डोंकी की स्किन की ट्रेड को, एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है। कहाँ पे? अफ्रीका समिट में। कहाँ होता था ये बैन? कहाँ ट्रेड हो रहा था, कहाँ एक्सपोर्ट हो रहा था? डंकी का स्किन चाइना वाले कर रहे थे। डंकी की जो स्किन है उनसे जेलेटिन निकाल के उनकी जो अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है उसमें यूज़ कर रहे थे, कॉस्मेटिक्स में यूज़ कर रहे थे। बहुत ज़्यादा इनका जनसंख्या कम हो रहा था, बहुत क्रूअल तरीके से मारा जा रहा था, इसीलिए बैन कर दिया। कहाँ? अफ्रीकन समिट ने किसको? डंकी की स्किन की ट्रेड को। और अफ्रीकन क्लब बना था, कहाँ हुआ था मीटिंग? एडिस अबाबा ऑफ इथियोपिया। चलो ठीक है। मलेशिया को लेके हमने कुछ पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था। समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज हुई थी, कहाँ हुई थी? विशाखापट्टनम में हुई थी। चलो ठीक है। थाईलैंड को भी लेके कुछ पढ़ा था हमने, MOU साइन किया है। क्या, क्यों साइन किया है? उनकी जो ट्रेडिशनल, हमारी जो आयुर्वेदा मेडिसिन है और उनकी जो अपनी थाई ट्रेडिशनल मेडिसिन है उनको प्रमोट करने के लिए हमने MOU साइन किया थाईलैंड के साथ। तो हो गया, बिल्कुल हो गया, बहुत ईजी था। निकारागुआ प्रमोशन कर, वो उन्होंने एक्सेप्ट किया इंडियन फार्माकोपिया को। इथियोपिया में मीटिंग हुई, समिट हुई। थाईलैंड MOU आयुर्वेदा और उनकी जो अपने ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसके प्रमोशन के लिए। और मलेशिया समुद्र लक्ष्मण। चलो ठीक है, बोर्ड नहीं होना है, बार बार बोलूंगी ताकि याद रहे एग्जाम में कहेंगे। अदिति स्कीम किस एरिया से रिलेटेड है? उल्टा घुमा के क्वेश्चन पूछा है, मिनिस्ट्री नहीं पूछी है, घुमा के पूछा है। किसके लिए है? बहुत आराम से बता दोगे। जी हाँ, नाम पे मत जाना, ये है डिफेंस के लिए। अदिति प्यार, नाम तो प्यारा सा लग रहा है बट है ये नहीं, ये है डिफेंस सेक्टर के लिए। क्या है अदिति स्कीम? 25 करोड़ रुपए मिलेंगे अगर आप वैसे स्टार्टअप हो जो डिफेंस की टेक्नोलॉजीज में काम कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको असिस्टेंस मिलेगा 25 करोड़ का। डिफेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया अदिति स्कीम। कहाँ लॉन्च किया था? ये हुआ था डेफ कनेक्ट जो न्यू दिल्ली में हो रहा था, वहाँ पे इन्होंने अदिति स्कीम को लॉन्च किया। चलो ठीक है, बहुत प्यारी सी स्कीम है। बूस्ट मिलता है जो भी स्टार्टअप्स हैं उनको। 24 करोड़ कम पैसे नहीं है, बिल्कुल। चलो, वोटर आउटकम को बढ़ाने के लिए क्या हुआ है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कोलैबोरेशन किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मेरा पहला वोट देश के नाम। जी हाँ, अवेयरनेस फैलाएंगे न्यू वोटर्स के लिए ताकि वोटर आउटकम बढ़ जाए। स्पेस सेक्टर अभी पढ़ लिया। सेकंड जो स्पेस पोर्ट है वो कहाँ खुला है? हमारे मोदी साहब ने इनॉग्रेट किया, उनका फाउंडेशन स्टोन रखा। कहाँ? थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु। चलो ठीक है। अर्बन बैंकिंग को लेकर कल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था यार? पढ़ा था अर्बन बैंकिंग के लिए हमारे अमित शाह ने लॉन्च किया है नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। कहाँ? अमित शाह ने। कोऑपरेटिव बैंकिंग, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए, ताकि उनको एक बैकअप देने के लिए, ताकि जो भी इनके कस्टमर्स हैं अर्बन बैंकिंग के, उनकी ट्रस्ट बिल्ड हो। चलो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। वी श्रोदास रिसेंटली न्यूज में है, क्या है? बहुत आराम से डील कर लोगे, बहुत ईजी है।
जी हाँ, ये वायु रक्षा प्रणाली है, एयर डिफेंस सिस्टम है। क्या है विश्वदास? सी, ये है डीआरडीओ ने डेवलप किया है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, बहुत कम दूरी की जो टारगेट होगी उनको हिट कर देगा। कौन? विश्वदास। पोर्टेबल है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है आराम से, और डीआरडीओ ने इनका 2 फ्लाइट को सक्सेसफुली टेस्ट किया है। कहाँ पे? उड़ीसा के चांदीपुर में। सी, ये विश्वदास। इनको मैनपैड्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो इंसान ऐसे रख के एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकता है, पोर्टेबल होता है, और जो शॉर्ट रेंज की मिसाइल है, शॉर्ट टारगेट को हिट करने के लिए। चलो वापस आते हैं, जल्दी से करते हैं। लेजर वेपन दुर्गा 2 डीआरडीओ ने डेवलप किया था, हमने पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। वायरस लाइक ओबेलिस्क हमने कल ही पढ़ा था। साइंटिस्ट ने पाया है ओबेलिस्क, ये माइक्रोब्स हैं, हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, अभी नया नया पाया गया है, तो हमें नहीं पता कि ये हमारे लिए हार्मफुल है या फिर ये हमारा एक होस्ट है, बस पैरासाइट है, हमें नहीं पता है अभी, लेकिन अभी फाउंड हुआ है क्या? ओबेलिस्क वायरस लाइक माइक्रोब्स फाउंड इन आवर बॉडी। चलो ठीक है। साइबर हमला क्या पढ़ा था हमने? जोस जैकिंग को लेके पढ़ा था, आरबीआई ने क्वेश्चन किया है, इसको बहुत अच्छे से समझा रखा है, और हो गया सारा दिन खत्म। चलो आज का सेशन हो गया डन, कल मिलते हैं। तब तक के लिए अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए।